हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आरबी रोजगार में। दोस्तों आज जो हम लोग सीट नंबर जो है 18 लेकर के आ चुके हैं। ठीक है, सीट नंबर कितना 18 लेकर के आ चुके हैं, जो कब पूछा गया था 29 दिसंबर 2021 में पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो सीडीपी पढ़ेंगे। सीडीपी जो है 30 क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें से अगर आप लोग अच्छे से कर लेते तो 25 प्लस क्वेश्चन जो है बन जाएगा। ठीक है, पीवाईक्यू से ही सिर्फ बन जाता है। ठीक है, 25 प्लस क्वेश्चन बन जाने के चांस रहते हैं। इससे पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस चैनल पर डेली जो है एक सीडीपी और एक जो है एसएसटी के क्लास जो है डाला जा रहा है, यानी आ रहा है। ठीक है, आप लोग इससे देख करके अपना तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अब लोगों को जिस जिस किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर भी करने का प्रयास करेंगे, और नहीं पता होगा तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि कथन ए में दिया गया है कि बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक है, और तर्क में दिया गया है कि गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणामों के बाद, यानी परिणामों को जो है बाद के वर्षों में सुधारना बहुत आसान होता है। ये गलत है, ये आसान नहीं होता है। यानी बाल्यावस्था में जो गलती होता है उस परिणाम को जो सुधारना क्या होता है, बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला सही है और दूसरा क्या है, गलत है। यानी पहला सही है, दूसरा ये दूसरा गलत कहाँ है, दूसरा गलत इसमें, दूसरा गलत इसमें है, और पहला सही है। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चौथा चौथा नंबर में है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना चरण, यानी 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए की जाती है। यह बाल विकास की किस परिचर्चा के अंतर्गत आती है? समावेशन की, संवेदनशील का, या निरंतर और निरंतरता की, या प्रकृति और परिवेश की? तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यह निरंतरता और अनियंत्रितता की जो है आती है। ठीक है, फिर इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से जो पता चलता है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं संज्ञान में परिवर्तन होता है। यानी बच्चे बड़े होते हैं तो उसके ज्ञान में परिवर्तन होता है। एक बच्चे का संज्ञानात्मक विकास केवल ज्ञान प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि बच्चे को दुनिया के मानसिक मॉडल का विकास या निर्माण करना होता है। संज्ञानात्मक विकास जन्मजात क्षमताओं और जो है पर्यावरण घटनाओं प्रक्रियाओं द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तीसरा में दिया गया है कि अधिगम का वह रूप जिसमें बच्चे दूसरे की अनुकरण करके सीखते हैं वो क्या कहलाता है? सामाजिक अधिगम, व्यवहारिक अधिगम, खोजपूर्ण अधिगम, या मानवता अधिगम? तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा व्यवहारिक अधिगम। ठीक है, व्यवहारिक अधिगम में जो है व्यवहारवाद क्या कहते हैं कि वो बच्चे जो है खुद से अनुकरण करके सीखते हैं। ठीक है, यानी खुद से जो है करके सीखना है। ठीक है, लर्निंग टू डू। ठीक है, यानी खुद से करके सीखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। खुद से करके सीखना जो है क्या होता है, जो व्यवहारवादी अधिगम कहलाता है। इसके बाद चौथा में दिया गया है, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में अमूर्त सोच, वैज्ञानिक तर्क की क्षमता विकसित होती है? पूर्व सक्रियात्मक में, संवेदी गामक में? ठीक है, और अगला क्वेश्चन अगला है कि मूर्त सक्रियात्मक में, औपचारिक सक्रियात्मक में? तो चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चे अमूर्त रूप में सोचना और वैज्ञानिक जैसे जो दिमाग लगाना शुरू कर देता है। इसके बाद पाँचवा में दिया गया कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन सा तत्व संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य होता है? वातावरण का अवलोकन, वयस्कों का पुनर्वलन, परिवेश का सक्रिय अन्वेषण, और चौथा थे उद्दीपक और अनुबलन, यानी अनुक्रिया का अनुबंधन। तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। तीसरा, परिवेश का सक्रिय अन्वेषण सबसे उचित होगा। ठीक है, जिस तरह से उसका जो है परिवेश रहेगा उसी तरह से वो अनुकरण करके सीखता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन छठा में दिया गया है कि कौन सी परिस्थिति स्कैप होल्डिंग का उचित उदाहरण है? पहला में दिया गया कि सुमित अपने मित्र को अपनी उत्तर पुस्तिका उत्तरों को की नकल करने के लिए
देता है, ये नहीं। नकल करने के लिए नहीं देना चाहिए, उसे हेल्प करना चाहिए कि ये ऐसे ऐसे करो जो तुम कर सकते हो, ठीक है। नकल करने के लिए नहीं देगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया कि सुमित अपने मित्र को जरूरत अनुसार उचित मात्रा में प्रश्नों को हल करने के लिए मदद करता है। हाँ, ये हो सकता है। फिर आगे देखते हैं, सुमित्र अपने मित्र को सभी प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका स्वयं लिख कर देता है, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्कैप फोल्डिंग का मतलब होता है कि हेल्प करना, ठीक है, सहायता देना, ठीक है। चौथा दिया गया है कि सुमित अपनी मित्र को कहता है कि उसे सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं करने होंगे, ये भी नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। तो छठा क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसका फोल्डिंग मीन्स क्या होता है? सहारा देना, ठीक है, यानी हेल्प करना। इसके बाद समीपस्थ विकास का सिद्धांत। समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो होता है यानी ZPD, जोन प्रोमेक्सियल डेवलपमेंट का एक कौन सा है? गामक यानी गतिक, अनमनीय है, या यांत्रिक है, या स्थिर है? तो 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये क्या है? एक गतिक है, ठीक है। ये क्या है? गतिक है, ठीक है। ये किसने दिया था? तो लेवाज्की ने दिया था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 8 में दिया गया कि निम्न में से कौन सा लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समीक्षा करता है? पहला दिया, कोलबर्ग के सिद्धांत में चरण सुपरिचित यानी सुपरिभाषित और सुस्पष्ट है। दूसरा में दिया, कोलबर्ग का नैतिक विवेचन पर प्रस्ताव स्त्रियों की नैतिक परिपक्वता का कम आकलन करता है, ठीक है। इसके बाद और ऑप्शन है, तीसरा में दिया गया कि कोलबर्ग के सिद्धांत के चरण पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास के वर्णन के क्रमों के लक्षणों को चित्रित करता है। चौथा में दिया, कोलबर्ग ने अपने सहकर्मियों के साथ लंबवत अध्ययन किया जिसमें उसने 3 से 4 वर्ष के अंतरालों में उनको दोहराते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा, ये आलोचना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, बालक केंद्रित शिक्षण। बालक केंद्रित शिक्षण शास्त्र क्या होता है? इसमें से कौन सा जो बालक केंद्रित शिक्षण शास्त्र है, ठीक है। ए में दिया, पहला में दिया, विविधतापूर्ण शिक्षण शास्त्रीय विधियाँ समाहित करता है, ठीक है। दूसरा में दिया गया, प्रजातांत्रिक कक्षा प्रक्रियाओं को समुन्नत करता है। और तीसरा दिया गया कि बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास का अध्ययन रखता है। और चौथा दिया कि अध्यापकों की सत्ता को प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी पहला दूसरा और तीसरा जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। ये बालक केंद्रित शिक्षण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 10 में दिया गया है कि 10 में दिया गया है कि एक मिडिल क्लासरूम में जेंडर अलगाव आधारित बैठने की व्यवस्था तथा सख्त जेंडर आधारित अधिगम क्रियाकलाप। ए में दिया गया, यानी पहला में दिया गया है कि जेंडर की समानता को बढ़ावा देंगे। बी में दिया गया, दूसरा में दिया गया जेंडर समता को सुसाधित करेंगे। और तीसरा में दिया गया कि जेंडर पूर्वाग्रह बढ़ाएंगे। और चौथा दिया गया कि जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलापन को प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। तो जेंडर अलगाव आधारित बैठकों की व्यवस्था तथा सख्त जेंडर आधारित अधिगम क्रियाकलाप में कौन सा होना चाहिए? तो 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जेंडर पूर्वाग्रह को बढ़ाएंगे, ठीक है। इसको बढ़ाएंगे, ऐसा कर रहा है, ठीक है। इसके बाद 11 में दिया गया है कि बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षाओं का या के प्रयोग। ए में दिया गया कि वैध है, ठीक है। बुद्धि मापना क्या है? वैध है, क्योंकि यह बुद्धिमत्ता को शुद्धता में से संभावित करता है। और दूसरा दिया गया है कि आलोचना की गई है क्योंकि कई परीक्षाओं में सांस्कृतिक पक्षपात झलकता है, ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन है, विद्यार्थियों को उनकी शिक्षणीयता के लिए स्पष्ट वर्गों और श्रेणियों में भेद करने में सहायक है। और चौथा दिया गया कि अध्यापकों को विद्यार्थियों की अकादमिक प्रदर्शन और सफलता की संभावनाओं व्यक्त करने में मदद करता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ऑप्शन चौथा जो है सही हो जाएगा। अध्यापकों को जो है विद्यार्थियों की अकादमिक प्रदर्शन और सफलता की संभावना व्यक्त करने में क्या करती है? मदद करता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 12 में दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के आकलन के अंतर्गत उनकी प्रगति एवं
अनोखेपन को शामिल करना चाहिए। पहला में दिया गया संज्ञानात्मक सामाजिक आध्यात्मिक अनुक्षेत्र, दूसरा में दिया गया संज्ञानात्मक शारीरिक अनुक्षेत्र। और तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाए, संज्ञानात्मक भावनात्मक मनोगद्यात्मक अनुक्षेत्र। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 में दिया गया कि निम्न में से कौन से जो है प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन का आकलन नहीं करेंगे। ठीक है, पहला दिया गया कि समीकरण दिया गया है, पहला में समीकरण दिया गया है कि 2x बराबर 12, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरा में दिया गया प्रदूषण के बढ़ते स्तर का कारण सोचिए और उनके संभावित समाधान ढूंढिए। तीसरा में दिया गया कि धार्मिक सद्भावना को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाया जाना चाहिए। और चौथा दिया गया कि वैदिक गणित का उपयोग करके क्या पाइथागोरस प्रमेय का प्रमाण दिया जा सकता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ये आलोचनात्मक चिंतन का जो है आकलन नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 14 में दिया गया कि अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं की देखभाल करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। पहला दिया गया कक्षा के सभी अधिगमकर्ताओं की आर्थिक पृष्ठभूमि और जाति की ओर संकेत करना। दूसरा दिया गया कि अधिगमकर्ताओं को अपने अनुभव साझा करने के अवसर देना और उन्हें महत्व देना चाहिए। ठीक है, और तीसरा दिया गया जानबूझकर विविध सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों का कक्षा में बहिष्कार करके। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 14 का आंसर जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केवल जो है दूसरा सही हो जाएगा, यानी केवल दूसरा जो है सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? केवल दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अधिगमकर्ताओं को अपने अनुभव साझा करके अवसर देना और उन्हें महत्व देना। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 15 में दिया गया है कि सुविधाहीन समुदाय से आने वाले विद्यार्थियों के अधिगम को कैसे प्रोत्साहित किया जाता है, यानी प्रोत्साहित कैसे किया जा सकता है। पहला दिया गया कि उन्हें घर पर ट्यूशन रखने के लिए कहकर। ठीक है, ये भी नहीं होगा। इसके बाद दूसरा दिया गया कि उन्हें बहुत से प्रत्याशमन आधारित कार्यपत्रक देकर, ये भी नहीं होना चाहिए। तीसरा में दिया गया कि उनमें असफलता का डर जो है, शर्मिंदगी, ये भी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। 15 क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 16 में दिया गया कि प्रगतिशील विद्यार्थियों के क्या अभिलक्षण है। ए में दिया गया कि समकक्षियों की तुलना में उच्च सामाजिक कौशल व परिपक्वता। दूसरा दिया कार्यों को करने में धीरज की कमी। ठीक है, और तीसरा दिया कौतूहल व जिज्ञासा। ठीक है, किसका अभिलक्षण है। और चौथा दिया गया कि निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक कार्यों का अनुभव यानी चुनाव। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, समकक्षों की तुलना में उच्च सामाजिक कौशल एवं परिपक्वता जो है प्रगतिशील विद्यार्थियों का लक्षण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 17 में दिया गया है कि अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले अधिगमकर्ताओं के लिए विशिष्ट विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षा वांछनीय है। ठीक है, क्योंकि यह अधिगमकर्ताओं के लिए बेहद प्रतिबंधक है। ठीक है, और दूसरा दिया कि वांछनीय है। ठीक है, ताकि अधिगम कठिनाई वाले अधिगमकर्ताओं को बाकी विद्यार्थियों से पृथक किया जा सके। और तीसरा दिया कि वांछनीय है क्योंकि अधिगम कठिनाई वाले विद्यार्थियों की शिक्षा केवल व्यावसायीकरण वाली शिक्षा पर स्तर पर केंद्रित करके। ठीक है, और चौथा दिया गया कि वांछनीय नहीं है क्योंकि यह महंगी है तथा शिक्षकों से अत्यधिक काम की अपेक्षा रखती है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ये वांछनीय नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह अधिगमकर्ताओं के लिए बेहद प्रतिबंधक है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद 18 में दिया गया कि अत्यधिक शारीरिक बेचैनी यानी अत्यधिक शारीरिक बेचैनी, ध्यान न केंद्रित कर पाना और आवेगशीलता किसके अभिलक्षण हैं। ये में दिया गया कि अवधान
न्यूनता, अति क्रियाशीलता, श्रवण प्रकर्मण, भाषण यानी भाषा प्रकर्मण, विकार, गहना वैफल्य। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। एडीएचडी का ये उदाहरण, एडीएचडी का ठीक है, एचडी का जो है ये उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद 19 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी के बारे में नहीं है। ठीक है, नहीं है उसको चुनना था। ठीक है, चुनना है। इसके बाद इसमें से कौन सा जो समावेशी का जो उदाहरण नहीं है, चलिए हम लोग देखते हैं। समावेशी का अर्थ होता है कि शिक्षार्थियों के लिए कार्यकलापों और अनुभवों की व्यूह रचना के बीच बीच में चयन और विकल्प प्रदान करना। दूसरा दिया गया समावेशन में सभी विद्यार्थियों के मानकीय स्तरों को जो है अधिरोपित किए बिना स्वीकृत करना। ठीक है, अधिरोपित किए बिना स्वीकृत करना। ठीक है, और तीसरा दिया समावेशन में शिक्षार्थियों का उनकी अकादमिक योग्यताओं के आधार पर और वर्गीकरण तथा लेबलिंग में सम्मिलित करना, ये भी लेबलिंग करना ये भी नहीं होना चाहिए। चौथा दिया गया समावेशन में विविध प्रकार की शिक्षा शास्त्रीय युक्तियाँ और प्रत्येक विद्यार्थी को सीखने के लिए गति को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। यानी कौन सा नहीं है ये पूछा गया, तो कौन सा नहीं है तो वो तीसरा सही हो जाएगा, कौन सा नहीं है तो वो तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं पूछा गया, नॉट वाला पूछा गया तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। कैसा नहीं करना चाहिए, तो ये लेबलिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेबलिंग और वर्गीकरण नहीं करना चाहिए, अलग अलग नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 20 में दिया गया है कि दृष्टिबाधित अधिगमकर्ताओं के साथ काम करते समय यानी काम करते हुए एक अध्यापक को क्या अनुकूलन करना चाहिए। ठीक है, पहला दिया गया है कि उपयुक्त विरामों के साथ स्पष्ट और जोर से बोलना। ठीक है, क्या करना चाहिए, दृष्टिबाधित अनुकूलन करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा में दिया गया, पहला तो सही है, पहला किस में, पहला इसमें है और इसमें है, इसमें है। ठीक है, इसमें नहीं, ये खत्म। इसके बाद दूसरा में दिया गया कि लिखित को वाचन में बदलने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना, ये भी होना चाहिए। और तीसरा दिया गया है कि विविध तरह के रंगों यानी रंगीन कार्यपत्रकों का इस्तेमाल करना, इससे तो नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद चौथा दिया गया है कि बहुत सारी स्पर्श सामग्री का इस्तेमाल करना, तो चौथा भी सही है। ठीक है, तो यानी पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा और चौथा ऑप्शन तीसरा में, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 21 में दिया गया कि सामाजिक रचनावादी कक्षा की क्या विशेषता होती है। बैठने की अस्थायी व्यवस्था। दूसरा दिया गया कि शिक्षकों द्वारा निर्देशन देना और कक्षा विद्यार्थियों से उनके निष्क्रिय पालन की आशा करना। तीसरा दिया गया विद्यार्थियों द्वारा जानकारी का स्मरण। और चौथा दिया विद्यार्थियों द्वारा समूह में काम करते समय यानी काम करते हुए विषय पर चर्चा करना। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा, विद्यार्थियों द्वारा समूह में काम करते हुए विषय पर चर्चा करना। ये रचनावादी का जो है, रचनावादी शिक्षा का जो है मतलब है। ठीक है, क्या करना चाहिए, चर्चा, समूह बना करके क्या करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 22 में दिया गया है कि जब कोई विद्यार्थी स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है तब एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। पहला दिया गया है कि शिक्षा व्यवस्था तंत्र का विश्लेषण करना चाहिए। दूसरा, माता पिता को दोषी ठहराना चाहिए, नहीं, माता पिता को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। विद्यार्थी को शर्मिंदा करना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। और चौथा दिया कि विद्यार्थी को विशिष्ट स्कूल में भेजा जाना चाहिए, ये भी नहीं। यानी अपनी शिक्षा व्यवस्था तंत्र का विश्लेषण करना चाहिए, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 23 में दिया गया है कि कक्षा में समझ न बना पाने के सतत अनुभवों और सीख न पाने की असमर्थता व निष्पादन न कर पाने के लिए स्वयं को उत्तरदायी दोषी ठहराने का क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं। पहला दिया गया कि अधिगम असहायता का भाव। ठीक है, दूसरा दिया गया बेहतर सीखने का विप्रेरणा। तीसरा दिया गया कि निपुणता उन्मुखीकरण। और चौथा दिया गया कि योग्यता के वृद्धि परक दृष्टिकोण में विश्वास। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा,
23 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी अधिगम असहायता का अभाव, यानी अधिगम असहायता का अभाव। ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 24 में दिया गया, 24 का पहला में दिया गया है, यानी एक कथन ए में दिया गया कि एक अध्यापक को ऐसी अधिगम कार्य नहीं अभिकल्पित करने चाहिए जो बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अलावा किसी और स्रोत से ज्ञान अर्जन को बढ़ावा दे। ठीक है, ऐसा नहीं अभिकल्पित करने चाहिए जो पाठ्य पुस्तकों के अलावा किसी और को, तो ये तो गलत हो जाएगा। 24 का पहला जो है ये क्या होना चाहिए, यानी ये गलत हो जाएगा। ठीक है, किसी और से अगर ज्ञान मिल रहा है तो यानी कि लेना चाहिए। ठीक है, उसे स्रोत बनाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा यानी कारण में दिया गया है कि अधिगम और ज्ञान संप्रेषित होते हैं और इच्छित या सृजित नहीं होते हैं। इच्छित और सृजित नहीं होते, ये गलत। इच्छित और सृजित होते हैं, ये गलत दिया गया है, यानी दोनों जो है गलत है, तो ये दोनों गलत है, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 25 में दिया गया कि अर्थपूर्ण 25 में दिया गया कि अर्थपूर्ण सीखना एक पहला में दिया गया कि एक रेखीय रूप से होता है, न कि सर्पिलाकार। ठीक है, सर्पिलाकार रूप से होता है, सर्पिलाकार में। दूसरा दिया गया तब होता है जब शिक्षक विद्यार्थियों के संवेदनात्मक पहलुओं को नकारते हैं। ठीक है, और तीसरा दिया गया कि शिक्षकों द्वारा सीधे निर्देशन द्वारा निर्धारित होता है। और चौथा दिया विद्यार्थियों की परिवेश के साथ सक्रिय अंतःक्रिया द्वारा। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों की परिवेश के साथ सक्रिय अंतःक्रिया द्वारा होता है, ऑप्शन पहला सही। इसके बाद 26 में दिया गया है कि विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रेरित करने के लिए किस तरह के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए। उपागम केंद्रित दक्षता लक्ष्य, दूसरा दे परिहार केंद्रित प्रदर्शन लक्ष्य, तीसरा दे उपागम केंद्रित प्रदर्शन लक्ष्य, और चौथा दे परिहार केंद्रित दक्षता लक्ष्य। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उपागम केंद्रित प्रदर्शन लक्ष्य। इसके बाद 27 में दिया गया कि अधिसंज्ञान क्या है। पहला में दिया गया कि सहज सिद्धांत जिसे बच्चे अपने आसपास की घटनाओं के बारे में गढ़ते हैं, यानी सीखते हैं। ठीक है, दूसरा दिया गया कि अपनी खुद की सोच के बारे में सोचने की प्रतिक्रिया, और तीसरा दिया गया कि नई जानकारी को समायोजित करने के लिए मौजूदा स्कीमा में रूपांतरण, और चौथा दिया गया कि विभिन्न उप संरचनाओं का दृश्यगत व वर्गीय निरूपण। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यानी अपनी खुद की सोच के बारे में सोचने की प्रक्रिया यानी प्रतिक्रिया, ये क्या कहलाता है, अधिसंज्ञान कहलाता है। इसके बाद 28 में दिया गया कि प्रभावशाली अध्यापन के लिए क्या जरूरी है। पहला दिया गया कि तथ्यों के पुनरुत्थान यानी पुनरुत्पादन पर बल देना। दूसरा दिया गया है कि केवल पाठ्य पुस्तकों को ही ज्ञान का स्रोत बना करके बल देना। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा जो है दिया गया तथ्य और परिप्रेक्ष्यों का विवेचनात्मक विश्लेषण, ये सही है। इसके बाद चौथा में दिया अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को प्रधानता देना, अनुभव को क्या करना चाहिए, प्रधानता देना, ये भी सही है। तो तीसरा चौथा किसमें है, तीसरा चौथा इसमें है। और चौथा यानी पहला में दिया गया कि तत्वों को पुनरुत्पादन पर बल देना। ठीक है, तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। तीसरा चौथा जिसमें है उसमें वो सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 29 में दिया गया कि संप्रत्यात्मक समझ को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए, संप्रत्यात्मक समझ को सुसाध्य करने के लिए। पहला दिया गया कि सादृश्यताओं का इस्तेमाल, दूसरा दिया गया कि उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, पूर्व ज्ञान के साथ संबंध स्थापित करना, और चौथा दिया गया केवल जानकारी के पुनरुत्पादन पर बल देना। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी चौथा जो है ये केवल वर्ड जो दिया गया है ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 30 में दिया गया निम्न में से कौन सा जो है संवेग विद्यार्थियों के लिए
यानी संवेग विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रयत्न करने पर बल देता है। कुंठा, बोरियत, गुस्सा, मान या भाव। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। मान या भाव जो है ये क्या करता है, विद्यार्थियों को सीखने के लिए जो है प्रयत्न करने पर बल देता है। ठीक है, तो दोस्तों सीडीपी का 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसमें से अगर पूरा कर लेते तो 20 यानी 25+ क्वेश्चन जो आप लोगों को एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, इससे पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।